Hello everybody, Namaskar, my name is Vikas Kumar. Welcome to my channel The Ethical Bureaucrat. In this video हम लोग previous year questions देखेंगे from the chapter from the subject Medieval India, right? Last video में हमने complete किया था Ancient India के एंशंट हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी एग्जाम में राइट फ्रॉम 2011 से 2024। इस वीडियो में मेडिवल इंडिया में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2011 से 2024 में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देयर आर टोटल 27 क्वेश्चंस, जिससे यू विल रियलाइज कि हमें क्या पढ़ना है मेडिवल इंडिया में, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है फॉर मेडिवल इंडिया, राइट? पहला बात। दूसरा कि इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन है, आपको मतलब कुछ बात पता चलेगा जिससे यू विल रियलाइज कि आपको यूपीएससी सीएससी प्रीलिम एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करना होगा। जो एप्टीट्यूड कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम में काम नहीं करेगा, जो एप्टीट्यूड आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में काम नहीं करेगा, जो एप्टीट्यूड आपके टेस्ट सीरीज में काम नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही काम करेगा, राइट? एंड वो यूपीएससी के रियल एग्जाम में भी काम करेगा। यू कैन कन्फर्म दिस। जो भी बच्चे 2023 या जो भी बच्चे 2024 के प्रीलिम को क्वालिफाई किए थे, ठीक है। नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा पूछा है जो किसी के नोट्स में नहीं है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, उसके बाद भी यूपीएससी पूछा है, तो वहाँ पे यूपीएससी आपके नॉलेज को फोकस में नहीं रख के वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रहा है, ठीक है, कि आप मतलब कितना अटेंटिवली सोच पा रहे हो, लॉजिकली चीज़ों को डिड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो भी हमें इस वीडियो के दरमियान सीखने को मिलेगा, राइट? एंड ठीक है, अपने काम को आसान करने के लिए पूरे 27 क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज बांटा गया है। चैप्टर 1 टॉक्स अबाउट दिल्ली सल्तनत। इसी में जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उस समय साउथ में हरिहर बुक का इस्टेब्लिश करते हैं विजयनगर एम्पायर को, ठीक है। एंड तो विजयनगर एम्पायर वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कुछ यहाँ देख लेंगे, कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे मतलब आसानी से हमारा चैप्टर खत्म हो, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके लिए 4 चैप्टर में बांटा गया है पूरे क्वेश्चंस को। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, प्रोविंशियल किंगडम एंड रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, एक बात आप ये भी रियलाइज़ करोगे कि 2023 एंड 2024 में ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, पहले ज़्यादा वेटेज होता था मॉडर्न इंडिया को, मॉडर्न हिस्ट्री को, लेकिन अभी पिछले 2 साल से एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न तीनों का वेटेज सेम है, राइट? तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि नहीं सिर्फ मॉडर्न पढ़ के चले जाएंगे, एंशियंट मेडिएवल छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, मेडिएवल में पढ़ना क्या है? तो जब ये 27 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, राइट? अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ दिल्ली सल्तनत। टाइम पीरियड है 1206 दैट इज 1206 टू 1526 AD। 1526 क्या हुआ? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, राइट? इब्राहिम लोदी। एंड इसमें बाबर जीतता है एंड इसके बाद बाबर जो है वो मुगल एम्पायर को इंडिया में स्टेब्लिश करता है, राइट? नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1। पहला क्वेश्चन है 2023 से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river, that is from the river Tungabhadra to the capital city। तो ये काम किसके द्वारा करवाया गया था? So this was done by Devarai first of Vijayanagar Empire, right? So Devarai first constructed a dam across Tungabhadra river and this was done to relieve the regions in Vijayanagar Empire that faced water shortage एंड टू प्रमोट एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ठीक है। सो 2 रीज़न क्या था, मतलब बहुत रीज़न रहे होंगे, तो 2 रीज़न आप ये मान के रख सकते हो, वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड दूसरा टू प्रमोट एग्रीकल्चर, राइट? ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दिस वॉज द क्वेश्चन फ्रॉम 2022। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ 3 स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बाद यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है। चलो, पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब ऐसा क्यों? बिकॉज फर्स्ट मंगोल इन्वेजन कब हुआ?
फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, दिस हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, राइट। क्लियर है बात, ठीक है यहाँ पे। सो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं होके इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था ये, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नाउ सेकंड है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे यहाँ, मतलब वो सारे स्टैंडर्ड बुक में यू विल फाइंड दिस स्टेटमेंट, राइट। तो ये स्टेटमेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के रेन के टाइम वन मंगोल असॉल्ट हुआ जो कि आपको दिल्ली तक मतलब मार्च किया था, एंड वो दिल्ली सिटी को बिसीज भी कर लिया था, ठीक है। नाउ सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररीली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। सो हुआ एक्चुअल में कि ये एनेक्स नहीं हुआ था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे नहीं हुआ था ये सारा कुछ। सो स्टेटमेंट कौन सा सही है? स्टेटमेंट सिर्फ सेकंड, दैट इज बी इज ओनली करेक्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्या बोल रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चेंगिस खान रीच्ड द इंदस इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एंड यही तो अभी हम लोग यहाँ भी देखे ना कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज रिटन हियर कि इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश चेंगिस खान फ्रॉम मंगोल एम्पायर रीच्ड इंदस इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस, ठीक है। यहाँ नाउ ये प्रिंस का नाम क्या था? तो ही वॉज जलालुद्दीन मंगबरानी, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इन 2020 जब चेंगिस खान ख्वारिज्म एम्पायर को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, चेंगिस खान जो कि मंगोल से था, राइट, तो मंगोल एम्पायर से था, तो वो जब ख्वारिज्म एम्पायर को डिस्ट्रॉय करता है तो उसके बाद वहाँ का प्रिंस जो है जलालुद्दीन मंगबरानी, वो वहाँ से भागता है एंड वो आता है किसके पास? मोहम्मद बिन तुगलक के इल्तुतमिश के पास आता है, ठीक है, ये जलालुद्दीन बरानी, एंड बोलता है कि आप हमको पनाह दे दो, लेकिन इल्तुतमिश उस वक्त मना कर देता है। अगर इल्तुतमिश इसको रख लेता अपने कोर्ट में, ठीक है, तो होता क्या कि चेंगिस खान फिर मतलब यहाँ इंडिया में भी अटैक करता, ठीक। सो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्लियर है बात। नाउ फिर कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान and cross the Indus. This statement is wrong. Now third statement is it was during the reign of Dev Rai II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है कि इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक कि तैमूर ऑक्यूपाई किया मुल्तान को एंड क्रॉस किया इंदस को, तो ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या था? तो ये इसका जो रेन करने का टाइम पीरियड था वो था अराउंड 1324 से 1351, राइट, ठीक है। लेकिन ये जो तैमूर ऑक्यूपाई किया था मुल्तान को, दिस वाज डन व्हेन? तो दिस वाज डन इन 1398। तो दोनों के टाइम पीरियड में तो बहुत गैप है ना, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय सेकेंड ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रिच्ड, तो नहीं, इट वाज एक्चुअली कहाँ गया देवराय? हाँ ये, तो इट वाज एक्चुअली नरसिम्हा राय सेकेंड ऑफ विजयनगर एम्पायर, इनके टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। नरसिम्हा राय सेकेंड जो थे, ही वॉज द थर्ड एंड द लास्ट रूलर ऑफ सुलवा डायनेस्टी, ठीक है। एंड ये स्टेटमेंट भी क्यों गलत है? आप एक तो ये समझिए कि ये नरसिम्हा राय सेकेंड के टाइम पे हुआ था एंड देव राय का डेथ ही हो गया था आपको 1446 में, ठीक है। तो उससे भी आप अगर लॉजिक मतलब ठीक है, अब इतना तो किसी को याद नहीं होगा ना, लेकिन हाँ आपको एज अ फैक्ट इसको ध्यान रखना है कि देव राय जो सेकंड थे उनका डेथ ही 1446 में हो गया था, ठीक है। तो इट वॉज नॉट ड्यूरिंग देव राय सेकेंड ऑफ विजयनगर एम्पायर जब वास्को डी गामा केरला आया था, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग नरसिम्हा राय सेकेंड, क्लियर है बात। तो स्टेटमेंट सिर्फ हमारा A1 ओनली सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 2019 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमील या अमील, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है,
ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उसमें रेवेन्यू कलेक्शन का जो इंचार्ज था, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको आमिल कहा जाता था, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन मतलब जो यहाँ इंडिया में ही डेवलप हुआ है, राइट। तो यहाँ का इंडिजिनस तो है नहीं ये, तो इक्ता सिस्टम वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। वाई? बिकॉज दिस इवॉल्व्ड समवेयर इन वेस्ट एशिया, इवॉल्व्ड इन वेस्ट एशिया। अगर मतलब सिग्निफिकेंटली देखेंगे तो इन पर्सिया, राइट। सो पर्सिया में ये इक्ता सिस्टम मतलब डेवलप हुआ था। ये इंडिया का इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन नहीं है इक्ता सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखना है। नाउ थर्ड, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो ये भी गलत है। वाई? बिकॉज पहले देखो ये मीर बख्शी कौन है? तो मीर बख्शी इज हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। सेकेंड, कि दिस मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन मुगल इंडिया, राइट। तो मुगल इंडिया तो बाद का बात है, ये तो यहाँ दिल्ली सल्तनत का बात कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो आंसर इज ए, दैट इज वन ओनली। क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बंजारास ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर। तो ये मतलब सिंपल क्वेश्चन था उस समय, ठीक है, क्योंकि बंजारा हम लोग भी मतलब जनरली सुनते ही हैं। तो बंजारा होते कौन है? तो अ कम्युनिटी ऑफ नोमैडिक पीपल विद देयर ओरिजिन इन राजस्थान, ठीक है। ये हैं कौन बंजाराज एक्चुअली में? तो दे आर बेसिकली ट्रेडिंग ग्रुप, ठीक है, हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाइंग एंड सेलिंग द थिंग्स, बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स। तो बंजारस कौन है? तो बंजारस जो है वो बेसिकली ट्रेडर्स थे, राइट, ध्यान रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया द टर्म अरघता रेफर्स टू। तो अरघता किसको कहा जाता है? तो अरघता को अगर देखें, देखो यहाँ पे अरघता, तो अरघता जो है वो दो शब्द से बना हुआ है, एक हो गया अरा एंड एक हो गया घता, ठीक है। तो अरा का मतलब होता है स्पोक एंड घता का मतलब होता है पॉट, डेट इज पर्शियन व्हील यूज्ड इन इरिगेशन इन मेडिएवल इंडिया, ठीक है बात यहाँ तक। सो आंसर क्या हो जाएगा? अरघता। अरघता का मतलब क्या है? वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ द लैंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, with reference to Indian history, which of the following statement is our essential element या elements of the feudal system, ठीक है। तो देखो पहले समझते हैं कि फ्यूडलिज्म में क्या हो रहा होगा कि एक तरफ मानो ये किंग है, राइट। अब ये किंग क्या कर रहा है? अपने नोबल्स को लैंड दे रहा है, राइट, या वसाल्स, आप जो समझो। वसाल्स मैंने जो छोटे नोबल्स होंगे उनको कहा जा रहा है। तो किंग क्या दे रहा है? किंग दे रहा है लैंड इन लोगों को, ठीक है, ठीक। तो नोबल्स इसको क्या दे रहा होगा? किंग को क्या दे रहा होगा? तो कहीं ना कहीं मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक सही है, ठीक। अच्छा, यही जो वसाल्स हो गए ना, ये लोग क्या कर रहे होंगे? तो ये लोग पीजेंट्स को ये लोग ये लैंड देंगे, ठीक, एंड साथ ही साथ बोलेंगे कि ठीक है हम आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पीजेंट से वसाल्स को क्या मिल रहा होगा? तो पीजेंट जो है इसके लैंड में काम करेगा, वर्क एज लेबरर। साथ ही साथ जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो होंगे तो गेव क्रॉप्स। समझ में आ रहा है बात? नाउ ये सिस्टम में धीरे धीरे क्या होता है कि जो नीचे के लोग हैं, मतलब ये समझ लो वसाल्स वगैरह, ये लोग क्या हो रहा है, जैसे ये किंग है तो ये किंग कुछ लैंड यहाँ पे कुछ नोबल्स को दिया, कुछ यहाँ पे दिया, कुछ यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, कुछ लैंड यहाँ पे दे रहा है। अब जब ये हो क्या रहा है, एक तरीके से आप देखो तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे? क्योंकि अगर आप इस लेवल पे देखोगे ना, मतलब ये वाले को, तो ये अपने में मतलब एक छोटा मोटा राजा हो गया ये, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये अपने में एक छोटा मोटा राजा हो गया ये, ठीक है। यहाँ के जो भी लोग हैं, जब हम लोग एंशिएंट मेडिएवल इंडिया पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, उसको किंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग जो लोग हैं, ये जो छोटे छोटे लोग हैं लोग, ये लोग आपको इसको मतलब
मसीहा समझ रहे हैं या इसको राजा समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो नोबल या ये जो वसाल है ये अपने आप को मतलब इस छोटे लेवल पे अपने आप को मतलब राजा घोषित कर रहा है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो अब आप खुद बताओ कि ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, जब किंग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब कर रहा है, पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा कि जब ये किंग जो सेंटर पे है, ये किंग जब कमज़ोर हो जाएगा तब क्या होगा उस वक्त ये होगा कि ये लोग सब अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर देंगे, ठीक है, कि हमको ये किंग से कोई लेना देना नहीं है, जब ये किंग कमज़ोर होगा। एंड जब यही किंग मजबूत होगा तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई तरीके से वो चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके रखेगा इन सब के साथ, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। तो देखो, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। आप खुद देखो, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कैसे होगा, यहाँ तो डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस है ना, समझ में आ रहा है बात। तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि फ्यूडलिज्म यूजुअली इमर्ज बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अंपायर, क्योंकि ये बड़ा सा अंपायर था एंड वो अंपायर गॉट डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे जो राजा है वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब सेंट्रलाइजिंग पावर उसके पास नहीं है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखो, द इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोसेशन ऑफ लैंड। जो हम लोग अभी ये फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़े, तो यहाँ पे सब कुछ रिवॉल्व कर रहा था ये लैंड के अराउंड ही ना, ठीक। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। एंड द थर्ड इज द क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सर आंसर इज ये फर्स्ट तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो आंसर क्यों, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था हमारा, तो आंसर इज बी 2 and 3, ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर, ओके नेक्स्ट चैप्टर है ये, एक सेकंड, नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 2, मुगल अंपायर टाइम पीरियड 1526 टू 1761 AD। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि योग वशिष्ठ was translated into Persian by Nizamuddin Panipati, and this translation by Nizamuddin Panipati was done during the reign of, the answer is Akbar, ठीक है। अब एक बात समझो, ये जो योग वशिष्ठ है ना, this was translated multiple time throughout the Mughal dynasty, ठीक है, as commanded by Akbar, Jahangir and Dara Shikoh, so it was ट्रांसलेटेड मल्टीपल टाइम्स एज कमांडेड बाय अकबर, जहांगीर एंड दारा सिको। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो बोल रहा है कि योग वशिष्ठ को ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में बाय निज़ामुद्दीन पानीपति। तो निज़ामुद्दीन पानीपति के द्वारा जब ट्रांसलेट किया गया था तो ये किसके रेन में किया गया था, तो दिस वाज ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, राइट। एंड ये जो ट्रांसलेशन था ना, तो हिज ट्रांसलेशन वर नोन एज, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक बार एग्जाम में तो ये पूछ ही चुका है योग वशिष्ठ के बारे में। तो जो निज़ामुद्दीन पानीपति का ट्रांसलेशन था, दिस वाज नोन एज युग वशिष्ठ, ठीक है। एंड दिस वाज डन इन द लेट 16th century AD, ठीक है। तो आपको युग वशिष्ठ इसको भी आगे के एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। दिस वाज आस्क्ड इन 2022। अब बताओ ये कौन से आपको स्टैंडर्ड मतलब सोर्स में मिलेगा, एंड अगर मिलेगा अभी तो क्या आपको एग्ज़ाम के दिन तक याद रहेगा, ठीक। लेकिन इससे हमको एक बात समझना है कि अकबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अभी से नहीं। आप एकदम मतलब 1998 97 के भी क्वेश्चन से अगर आप मतलब एनालाइज करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि अकबर हो गया, अभी रिसेंट टाइम मतलब पिछले 5 से 10 साल में विजयनगर एम्पायर हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली एंशिएंट इंडिया में अशोक हो गया, जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, यही सब इंपॉर्टेंट है। तो अगर अकबर के बारे में कोई फैक्ट मिल रहा है, विजयनगर एम्पायर के बारे में कोई फैक्ट मिल रहा है, तो उसको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्लियर है। नाउ दिस वाज आस्क्ड इन 2022। क्वेश्चन नंबर 2 जो 2021 में पूछा है, क्या पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। तो देखो सबसे ऊपर क्या होता था, सबसे ऊपर होता था, एक सेकंड, सबसे ऊपर हुआ सूबा, ठीक, ये मतलब एक तरीके का लार्ज प्रोविंस होता था। सूबा के अंडर में सरकार होता था, ठीक, सरकार आप
मतलब आज के डिस्ट्रिक्ट से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक। एंड फिर उसके नीचे होता था परगना, सब डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही हुआ ना असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे नीचे कौन सा आएगा, परगना, फिर सरकार एंड फिर सूबा। तो परगना, सरकार, सूबा, आंसर इज ए, ठीक है। परगना, फिर सरकार, फिर उसके ऊपर सूबा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 2019 में पूछा है, क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ आपको देखने को मिलता है, किसके टाइम पे, तो ये इलस्ट्रेशन वाला जो मैन्युस्क्रिप्ट था ना, ये आपको अकबर के टाइम पे देखने को मिलता है, राइट, अकबर के समय में। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, जो रज़्मनामा है, रज़्मनामा क्या है, तो दिस इज़ अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, ठीक है। रज़्मनामा इज़ अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। अब इसमें आप क्या देखोगे, जैसे आप मान लो ये रज़्मनामा है, ठीक है, दिस इज़ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। तो एक पेज ये हो गया, दूसरा तरफ का पेज ये हो गया। तो ये पेज में ना इलस्ट्रेशन से चीज़ों को दिखाया समझाया गया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये क्यों किया गया है, क्योंकि अकबर जो थे वो इलिटरेट थे ना, अनएजुकेटेड थे, तो उनको मतलब ताकि फिगर से चीज़ें समझ में आए। तो वही कह रहा है कि किसके समय में इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट से ना एम्फेसिस शिफ्ट हो गया, एल्बम में या इंडिविजुअल पोर्ट्रेट में तो शिफ्ट हो गया। तो ये काम तो अकबर के समय हो रहा था, तो ऑब्वियसली अकबर तो आंसर होगा नहीं। सर आंसर विल बी सी, जहांगीर। तो जहांगीर के समय में लेस इंपॉर्टेंस दिया गया मैन्युस्क्रिप्ट को, लेस इंपॉर्टेंस टू मैन्युस्क्रिप्ट, एंड दूसरा मोर फोकस ऑन इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, ठीक है। तो आंसर इज जहांगीर, पूछा है 2019 में। तो अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ये पढ़ रहा है, मतलब 10 पेज का मेडिएवल इंडिया का नोट्स पढ़ के अगर जा रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 2019 में ही पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सॉरी, इज आर करेक्ट नहीं, हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, मतलब एक कोई गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है। तो तानसेन वॉज गिवन द टाइटल, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाई एम्पेरर अकबर। तो तानसेन को जो ये टाइटल मिला हुआ है, ठीक है, ये टाइटल अकबर के द्वारा दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये सही है। तानसेन कंपोज्ड सॉन्ग्स फॉर हिज पैट्रॉन्स, तो ये भी सही है। तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास या राग्स, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला बात कि तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्पेरर अकबर, तो ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये टाइटल वॉज गिवन बाय राजा बिक्रमजीत ऑफ ग्वालियर, ठीक है। तो अगले टाइम के लिए हम लोग, अगले बार के लिए हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। एंड ये तानसेन थे कौन, तो ही वॉज कोर्ट म्यूजिशियन इन दरबार ऑफ राजा रामचंद्र ऑफ बांधवगढ़, दैट इज रेवा, ठीक है। सो तानसेन जी के बारे में ये बात पता चल गया। टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर के द्वारा। तानसेन जी ने बहुत सारे कंपोज किए थे ध्रुपद को ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये भी सही है। तानसेन कंपोज करते थे सॉन्ग फॉर हिज पैट्रॉन, ये भी सही है। तानसेन इन्वेंटेड मेनी राग्स, ठीक है, लाइक मुल्तानी, भैरवी एंड तोड़ी। नाउ अब इसमें पूछ कह रहा था नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट के हिसाब से कौन हो गया, जो गलत है वो बताना है ना, तो आंसर इज ए, क्योंकि ए नॉट करेक्ट है ना, हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। तो ए नॉट करेक्ट, आंसर इज ए। अच्छा, इस क्वेश्चन से क्या इंस्पिरेशन लेना है बताओ। ये कोई भी आपको स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा, कोई स्टैंडर्ड नोट्स में नहीं मिलेगा कोचिंग के, ये जो क्वेश्चन था। अब ये हुआ क्या था, ये द हिंदू में उस साल 2019 का क्वेश्चन है ना, तो 2018-19 में द हिंदू में कहीं एक जगह न्यूज़पेपर में ये चीज़, इसका जिक्र था, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, एंड वहाँ से ये क्वेश्चन को उठाया गया था।
तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे ये तो हमको पता है ना कि मतलब जब आप कहीं भी पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर वाला कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये बात समझ में आएगा कि तानसेन जो थे वो ध्रुपद मतलब कंपोज किए हैं ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये स्टेटमेंट आप एक पॉइंट पे सही मान सकते हो। एक सेकेंड। दूसरा, इसको तो आपको मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद इतना मतलब अपने आप को स्मार्ट बनाना होगा कि कोई भी मतलब है, मतलब जैसे तानसेन हो गया, कोई भी कोर्ट पोएट है, म्यूजिशियन है, वो अपने पैट्रॉन के लिए गाना गाएगा ही ना, तो वो अपने पैट्रॉन के लिए भी सिंगर मतलब सॉन्ग कंपोज करते थे, तो इसमें स्टेटमेंट सी भी सही होगा। एंड तानसेन हम लोग इतना सुन रहे हैं फॉर म्यूजिक एंड ऑल, तो ऑब्वियसली मतलब ही माइट हैव इन्वेंटेड मेनी राग्स, राइट। अब वो राग के बारे में अभी हमको पता चल रहा है कि चलो ठीक है, मुल्तानी है, वैरवी है, तोड़ी है। उस वक्त अगर एग्जाम में नहीं भी पता है तो अगर लॉजिकली सोचें तो डी पे हम लोग पहुंच सकते हैं ना। तो फिर बचता है ए। अब तानसेन का नाम अकबर से जोड़ा जाता है तो दिमाग में लोग को लगता है कि अच्छा, तानसेन वाज द टाइटल जो था ये अकबर के द्वारा दिया गया होगा, एंड इनको मियाँ तानसेन कहा जाता था ना, तो ये मियाँ टाइटल वॉज गिवन बाय अकबर, ठीक है। ये मियाँ का टाइटल जो है मतलब ऐसा ऑनर दिया गया था अकबर के द्वारा, लेकिन ये तानसेन वाला टाइटल जो है वो राजा बिक्रमजीत के द्वारा दिया गया था। अब स्टेटमेंट क्या होता है ना कि ये तीनों जिस प्रकार से एग्ज़ाम में हमको सही लग रहा है तो उससे ज़्यादा सही एग्ज़ाम में ए स्टेटमेंट सही लगने लगता है कि नहीं नहीं, तानसेन वाला जो टाइटल है वो अकबर ही दिए होंगे, ठीक है। एंड अगर वैसा मतलब सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे आप ए मतलब नहीं समझ पा रहे कि हाँ ए आंसर होगा नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे फिर क्वेश्चन को छोड़ देना मतलब सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है, राइट। हालांकि हम ये भी आपको बताएं कि अगर आप सोच सकते हो तो सोच के देखना कि एक बार कि आप क्यों डी को आप क्यों मतलब मना करोगे कि नहीं डी गलत है, ठीक है, डी सही है, बी सही है, सी भी सही है, तो फिर ए ऑप्शन बचता है एंड वो हमको मतलब थोड़ा सा करेजियसली इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो ये दिस इज़ आई एम सेइंग जस्ट कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन कोई आ रहा है ना तो आपको थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड यही चीज़ जब हम लोग वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो को देखेंगे तो हमको मतलब कुछ ट्रिक्स तो 100% काम करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें मतलब अपने आप को मजबूत बनाना होगा कि हाँ ये स्टैंड हम लेंगे एंड ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप जो भी कुछ पढ़ के जाओगे वो सारा कुछ मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना वो आप जो पढ़ के गए हो उसी से नहीं आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब वहीं पे रह के सोचना होगा कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्लियर है बात। एंड ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब एस्पिरेंट है उसको मतलब सब आ रहा होगा चाहे ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज द डिफरेंस या डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। चलो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जागीरदार्स वर्ल्ड होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट। जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी, जबकि जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, ठीक है, रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस वर्ड विदाउट, ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो रहा है। नाउ दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वर हेरिडिटरी एंड द रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, यहाँ वेयर के जगह पे होना चाहिए था वेयर नॉट, मतलब लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार वर नॉट हेरिडिटरी जबकि रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर हेरिडिटरी, राइट। क्लियर है। अच्छा एक बात, ये तो मान लो आपको ऐसा फैक्ट पता है नहीं पता है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो एक बार शांति से समझो, हम लोग बहुत अच्छे से जागीरदार एंड जमींदार का कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक बात समझना है क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कितना थ्योरी पता है उससे कुछ होने नहीं जा रहा है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ो। देखो कह रहा है यहाँ पे कि जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट, हमको नहीं पता अभी फॉर टाइम बिंग कि जागीरदार कौन होते हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, ठीक है। तो जागीरदार जो थे वो लैंड असाइनमेंट्स उनको मिलता था, लैंड मिलता था, उसके बदले दे विल प्रोवाइड जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी। एक पॉइंट पे आपको लगेगा हाँ ठीक है सही है, चलो।
दूसरा बोल रहा है कि जमींदार्स वर होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी। अरे जमींदार के पास रेवेन्यू राइट्स थे, जहाँ पे वो लोग रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे, उसके साथ साथ कोई और भी तो ड्यूटी रहा होगा ना। यहाँ पे लिख रहा है क्या कि विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। तो उसी से ये गलत हो जा रहा है कि कोई काम एक्स्ट्रा तो करते होंगे ना वो लोग, मैंने फॉर राजा या जो जमींदार के ऊपर जो भी होगा, राजा का रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट कैसे गलत हो रहा है? गलत यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि चलो ठीक है, ये जागीरदार्स के बारे में जो लिख रहा है कि जागीरदार वर द होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जमींदार्स के बारे में क्या बोल रहा है कि जमींदार्स फॉर होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। तो रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा भी उनका ड्यूटी होता था, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि जागीरदार जो थे वो लोग हेरिडिटरी नहीं था, जागीरदार के पास जो लैंड असाइनमेंट था वो हेरिडिटरी नहीं था, जबकि रेवेन्यू राइट्स ऑफ द जमींदार वर हेरिडिटरी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। सो आवर आंसर इज डी, नीदर 1 नॉर 2। अब देखते हैं हम लोग, देखो अब हुआ क्या एक्चुअल में कि अकबर के पीरियड में, यहाँ देखते हैं अकबर के पीरियड में क्या होता है कि सारे टेरिटरी को राइट को डिवाइड किया जाता है दो, मतलब मेनली दो तरीके के लैंड में, ठीक है। एक हो गया आपको खलीसा एंड दूसरा हो गया जागीर, ठीक है। खलीसा लैंड कैसा है, तो इससे जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो इम्पेरियल ट्रेजरी में जा रहा है, मतलब राजा का अपना घर बार उसको मेंटेन करने के लिए ये खलीसा से जो भी मतलब रेवेन्यू आएगा वो वहाँ खर्च होगा, ठीक है। जागीर वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक जागीरदार नाम के आदमी को दिया जाएगा एंड दिस वाज डन अंडर मनसबदारी सिस्टम, राइट। ये एक जागीरदार नाम के आदमी को दिया जाएगा एंड दिस वाज डन अंडर मनसबदारी सिस्टम। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो दूसरा तरीके का लैंड है जागीर, वो जागीरदार को दिया जा रहा है। जागीरदार कौन है, तो ये अकबर का कोई नोबल मैन है, ठीक है, ठीक, जिसको अकबर सैलरी नहीं दे के इन ल्यू ऑफ कैश, मान लो ये जो जागीरदार है ये राजा अकबर का नोबल है, राइट। अब ये नोबल अगर राजा का है तो चाहिए क्या कि अकबर इस जागीरदार को पैसा दे, लेकिन पैसा वो अकबर नहीं दे के क्या कर रहा है, ये ज़मीन जिसको जागीर कहा जा रहा है ये इस जागीरदार को दे देता है, ठीक है। बात यहाँ तक। अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे हो ये रहा है कि मुग़ल के टाइम पीरियड पे या अकबर के टाइम पीरियड पे आप देखो तो अभी क्या हम लोग पढ़े कि ये जागीर दे रहा है, किसको दे रहा है, जागीरदार को। ये जागीरदार जो है वो क्या है, मनसबदार है, क्योंकि जागीरदार इज़ द कॉन्सेप्ट अंडर मनसबदारी सिस्टम, ठीक। तो ये मनसबदार है, ठीक। जागीरदार इसको क्या दे रहा है, मुग़ल डायनेस्टी को या मुग़ल एम्पायर को ये जागीरदार क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो ये मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक सही है, ठीक है, ठीक। चलो, तो जो मुग़ल इसको पैसा वगैरह देता, पैसा की जगह पे लैंड दे दिया, वो लैंड जागीर लैंड है, ठीक है। जागीरदार जो है मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये जो जागीरदार है, ठीक है, इसके पास जो ये जागीर है दिस इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब नॉट हेरिडिटरी, मतलब ये एक आदमी है, ठीक, इसके बाद इसके बच्चे को ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। क्लियर है बात। एंड साथ ही साथ ये जागीर अभी थोड़े समय के लिए इसके पास है, हो सकता है अब ये जागीर दूसरे किसी को मिल जाए एंड इसको कोई दूसरा जागीर मिल जाए, ठीक है। ये जागीरदार क्या कर रहा है, ये कलेक्ट कर रहा है रेवेन्यू एंड ये रेवेन्यू को खर्च कहाँ करेगा, तो अपना मतलब सैलरी या जो भी अपना पैसा के लिए रखेगा। दूसरा, राजा को ये मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या है, मतलब वो जो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करने में जो खर्च आ रहा है वो खर्च यहाँ से मैनेज करेगा। ये बहुत सारे सोल्जर्स को रखा होगा अपने में, तभी तो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सोल्जर्स को सैलरी वगैरह प्रोवाइड करेगा। क्लियर है बात। सो जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है दिस वॉज यूटिलाइज्ड फॉर सैलरी एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशन, ठीक। ट्रांसफरेबल है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि नॉट हेरिडिटरी है, ये भी ध्यान रहेगा। क्लियर है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब एक लोकल लेवल पे कॉन्सेप्ट देखो, ये मुग़ल हो गए, ये ज़मींदार हो गए, ठीक है। ये अब मतलब लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे ऐसे करके देखो। मुग़ल मान लो कि लैंड दे रहा है किसको, ज़मींदार को, ठीक। ये ज़मींदार क्या कर रहा है, तो
ये क्या कर रहा है, तो इस लैंड से रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहा है। दूसरा क्या काम कर रहा है, ये जमींदार जो है इसके पास कुछ जुडिशियल एंड पुलिस वाले भी फंक्शन है। और क्या, ये जो है वो हेरिडिटरी है, मतलब ये जो जमींदार है, ठीक, इसको आज इसके पास है ये लैंड का जमींदारी, ये चीज़ फिर इसके बेटे को जाएगा, राइट। तो समझ में आ रहा है, हेरिडिटरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, ठीक, तो दिस इज जागीर या जागीरदार, दिस इज एट लोकल लेबर, जमींदार वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जमींदार वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी। नहीं, जुडिशियल एंड पुलिस फंक्शन भी जमींदार परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्यों सही गलत हो गया आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। नाउ लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडिटरी, हम लोग देखें कि जागीरदार वाले केस में क्या हो रहा है कि वो हेरिडिटरी नहीं है, जबकि जमींदार वाले केस में वो हेरिडिटरी है, राइट। क्लियर है। सो दोनों स्टेटमेंट गलत, आंसर इज डी, नेदर वन नॉट टू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग जो ये समझ रहे हैं, जब हम लोग जनवरी से मतलब चीज़ों को एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हम लोग और अच्छे तरीके से मतलब ये सब कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम 2015, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अराइवल ऑफ बाबर लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, introduction of arch and dome in regions architecture, and the third one is establishment of Timurid dynasty. So the first statement is wrong. Introduction of gun powder ये introduce actual में हुआ था मतलब कहीं ना कहीं 13th century में by Mongols, ठीक है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मंगोल्स के द्वारा ये कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन सा, गन पाउडर, ठीक है। अच्छा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहाँ पे मतलब दिखाता है कि बाबर जो है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बहुत लार्ज नंबर ऑफ गन पाउडर्स वगैरह ये सारा कुछ यूज़ किया था। तो इसको भी एज अ फैक्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एंड ये जब क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था तो उस वक्त बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट इस स्टेटमेंट को सही मान रहे थे, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट सही है, मतलब 1 और 3 इस ये आंसर बता रहे थे वो लोग, जबकि यूपीएससी का जब ऑफिशियल आंसर किया है तो उसमें इस स्टेटमेंट को गलत माना गया है। एंड आपको इसको एज अ फैक्ट ही ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर ये अकबर के अराइवल से नहीं हुआ, उसके पहले हो चुका था कहीं ना कहीं 13th सेंचुरी में मंगोल के द्वारा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, नहीं, ये तो मतलब बाबर के आने के पहले, मतलब बहुत पहले से दिल्ली सल्तनत के ही मतलब टाइम पीरियड में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग जब पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर या मुगल एम्पायर भी तो आपको समझ में आएगा कि ये तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ही देखने को मिलता है, ठीक है। एंड वो भी मतलब बाबर के बहुत पहले, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। आर्च एंड डोम, डोम से तो आप देख रहे हो जो मस्जिद का होता है, एंड आर्च ये, ठीक है। तो ठीक है, जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो हम लोग देख लेंगे चीज़ों को। थर्ड कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी, हाँ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बाबर कौन था, देखो यहाँ पे बाबर, तो बाबर वाज अ तिमुरिद प्रिंस, ठीक है, फ्रॉम फरगाना जो कि मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान है। ये इन्वेड करता है इंडिया को, ठीक है, ताकि स्टेब्लिश करे ये तिमुरिद डायनेस्टी इन इंडिया, जिसको मुगल डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात। तो स्टेटमेंट सिर्फ हमारा बी सही है, दैट इज 3 ओनली, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 और इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज, तो आंसर इज सी, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विथ स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, ठीक है। एंड दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1575, ठीक है। नाउ एक बार आप ये स्टेटमेंट को पढ़ो। डी, the room in which nobles belonging to different religion gathered to discuss religious affair, ये स्टेटमेंट हाफ सही है, या फिर ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नोबल्स लिख रहा है, नहीं, ये जो हॉल था, ये जो इबादत खाना था, इसमें एक्सपर्ट आते थे रिलीजन के। नोबल्स कौन हो गए, नोबल जो राजा के दरबार में काम कर रहे हैं लोग, राइट, कोई मंत्री वगैरह ऐसे, तो वो लोग नहीं ना, मतलब वो नोबल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन वो लोग नहीं गैदर कर रहे थे। यहाँ गैदर कौन हो रहे थे, तो हर रिलीजन के या अलग अलग रिलीजन के जो एक्सपर्ट्स थे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़ने में एक जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ नोबल्स लिखा हुआ है, एंड ये बात को आपको दिमाग में रखना है,
ठीक है, दोनों तो एक तरीके का स्टेटमेंट हो गया ना। यहाँ पे लिख रहा है स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, यहाँ पर है नॉबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। ठीक है, छोटा सा बात है, दिमाग में रखना है। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी कंस्ट्रक्टेड इन 1575, दिस वॉज डन बाई अकबर, and this was Ibadat Khana was a hall in which Akbar held discussions with scholars of various religions, right? Now chapter number 3, and chapter का नाम है Provincial Kingdoms in the Medieval India. Let's see the first question. कह रहा है who of the following rulers of medieval India gave the Portuguese to build a fort at भटकल। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, अब इससे रिसेंट और क्या होगा क्वेश्चन, एंड द आंसर इज कृष्णदेव राय। ठीक है, सो कृष्णदेव राय के बारे में कहा जाता है कि ही मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद पोर्तुगीज। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है ना, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में भी। सो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है, ही वॉज अ पोर्तुगीज गवर्नर, ही बिल्ड फोर्ट एट भटकल। भटकल कहाँ पे है, ये भटकल है ना, सो दिस भटकल इज एन उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। ठीक है, एंड ये बिल्ड कब हुआ, तो 1510 में। किसके द्वारा हुआ, तो ये भी ध्यान रख ही लो कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। ठीक है, ही वॉज अ पोर्तुगीज गवर्नर। ठीक है, नाउ एंड पहले भी हम आपसे बोले हैं ना कि देखो कृष्णदेव राय अगर कोई ऑप्शन में है तो चांस है उस ऑप्शन के सही होने का, है ना, वो स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। दूसरा बात है कि कृष्णदेव राय रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर, एंड विजयनगर एम्पायर हर सेंस में इंपॉर्टेंट है। सो एवरी फैक्ट रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब पूछा गया, 2022 में पूछ रहा है द टर्म फनम रेफर्ड टू। तो एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग देखे थे कि टर्म्स या टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एंड सेम अप्लाइज टू मेडिएवल इंडिया। ठीक है, तो टर्म फनम का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बस इतना ध्यान रखना है, कॉइन्स। उस वक्त भी हम आप लोगों को बोले थे ना कि जो टर्म है उसका एक लाइन का डिस्क्रिप्शन को आपको दिमाग पे रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ये जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बनाया था ये फोर्ट को, कहाँ, भटकल में, तो परमिशन विद द परमिशन ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये भी ध्यान रखना है ना, एंड वही चीज़ क्वेश्चन में पूछा भी था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए हम लोग कि फनम किससे, फनम का मतलब क्या होता है, फनम का मतलब होता है कॉइन्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। एक तरफ आपको किंग दिया हुआ है, एक तरफ डायनेस्टी की, अच्छा ये किंग कौन से डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है आपको वो बताना है। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। ये सब टफ क्वेश्चन होता था, लेकिन फिर भी ये सब क्वेश्चन से हम लोग क्या सीख सकते हैं, एक बार हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर हम लोग देखते हैं। देखो पहला बोल रहा है नन्नुका, नन्नुका ये चंडेला डायनेस्टी से है, तो हाँ दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये चंडेला डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ठीक है, ना दूसरा जया शक्ति, ये परामर डायनेस्टी से जुड़े हुए, तो नो दिस इज रॉन्ग, ये भी चंडेला रूलर है। थर्ड नागभट्ट सेकंड, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से ये किंग जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये सही है। एंड फिर आता है भोज, भोज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, तो नो ही वॉज अ परामार किंग। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो कौन कौन सा सही हुआ, 1 and 3, दैट इज ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब इससे हम लोग लर्निंग क्या ले रहे हैं, तो जब हम लोग पढ़ेंगे या अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में रखना है इंपॉर्टेंट किंग्स, यही एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग देखे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट किंग्स वो कौन से डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक, मतलब इंपॉर्टेंट किंग्स डायनेस्टी इतना तो मतलब दिमाग में रखना ही रखना है, कम से कम उतना कि आर.एस. शर्मा में जो दिया हुआ है एंशिएंट इंडिया में उसको लेके, और सतीश चंद्रा जो बुक है मेडिएवल इंडिया के लिए उसमें जो जो दिया हुआ है ना, वो सारे किंग्स कौन से डायनेस्टी से जुड़े हुए उतना पता होना चाहिए। ठीक है, एंड एंड फिर वो एक टाइम पीरियड, लमसम टाइम पीरियड भी दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर हम लोग एंशिएंट मेडिएवल पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछ रहा है। अब अगर कोई आपको पहले ही बोलें कि कोई अगर कह रहा है कि नहीं लर्निंग या रोट लर्निंग या रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो नहीं, रटने का ज़रूरत है, आपको कुछ कुछ पोर्शन तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ पोर्शन रटना पड़ेगा, कोई उसके अलावा आप मतलब उपाय नहीं है। ठीक है, एंड फिर अगर वो सब हम लोग रटते हैं तो हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना, मतलब बहुत मतलब आसान तरीके से हम लोग फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
नहीं तो ऐसा एकदम नहीं होगा कि सिर्फ आप मतलब हवेबाजी में आप जाइए एंड ये सब पढ़िए मत, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी एंशिएंट मेडिवल के बढ़ रहे हैं। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि आपको ये कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा जब आप नोट्स को पढ़ोगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, ननुका फ्रॉम चंदेला डायनेस्टी, सही है। नागभट्ट सेकंड, गुर्जर प्रतिहार, ये भी सही है। जयाशक्ति परामर से नहीं, चंडेला रूलर था ये भी, जयाशक्ति थे रूलर, ठीक है। एंड भोज राष्ट्रकूट नहीं, परामर, ये सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2021 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द निजामत ऑफ आरकोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये जो निजामत ऑफ आरकोट है ना, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब, ठीक है। एंड दिस वाज लीगल डिपेंडेंसी ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद, राइट। एंड दिस वाज नॉट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। सो निजामत ऑफ आरकोट नॉट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, ये स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा है कि इट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, दिस इज रॉन्ग। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट कि मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक्चुअल हुआ क्या कि मैसूर वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाइस रॉयल्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर इनटू अ ऑटोनॉमस स्टेट बाय उदययार डायनेस्टी, ठीक है। एंड फिर उदययार डायनेस्टी के बारे में जब हम लोग टीपू सुल्तान वगैरह पढ़ेंगे, हैदर अली पढ़ेंगे, तो फिर से हम लोग एक बार पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो मैसूर वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाइस रॉयल्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर इनटू एक ऑटोनॉमस स्टेट बना बाय उदययार डायनेस्टी, ठीक है। सो मैसूर इमर्ज फ्रॉम मैसूर किंगडम इमर्ज फ्रॉम विजयनगर एम्पायर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है कि रोहिलखंड किंगडम वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, या रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। अब देखो होता क्या है कि इन मिड 1700, ठीक है, अफगानिस्तान में आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है एंड फिर इकोनॉमिक ट्रबल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये कब का बात हो रहा है? मिड 1700s का, ठीक है, 1750s के आसपास का बात हो रहा है। अब ये जब पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इकोनॉमिक ट्रबल्स है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे अफगान्स जो हैं, अफगान्स ये आपको मूव टू इंडिया, ठीक है। अब इसी में एक अली मोहम्मद खान, ही फाउंडेड द रोहिलखंड किंगडम, ठीक है। एंड ये कब रोहिलखंड किंगडम को कब फॉर्म किया गया अली मोहम्मद खान के द्वारा? तो जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ ना, एक सेकंड, नादिर शाह का इन्वेजन होता है इंडिया में, ठीक है। अब उसके बाद जब नादिर शाह का इन्वेजन होता है तो नॉर्थ इंडिया में मतलब पावर वैक्यूम हो जाता है, ठीक है। तो किसके पास पावर है किसी को नहीं पता। उस वक्त ये अली मोहम्मद खान जो है ये रोहिलखंड किंगडम को इस्टेब्लिश करता है, कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। एंड ये कौन है? तो वही जो मिड 1700 में अफगानिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट, इकोनॉमिक ट्रेवल्स हुआ, तो उस समय जो अफगान्स आए थे उसी में से एक, राइट। सो समझ में आ रहा है? सो रोहिलखंड किंगडम वॉज नॉट फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाई अहमद शाह दुरानी। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 3 जो है हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट कौन सिर्फ सही है? स्टेटमेंट 2, ठीक है, स्टेटमेंट 2। अब जब हम लोग रियलिटी में भी, जब हम लोग जनवरी से एक एक सब्जेक्ट को भी पकड़ के पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल कि हाँ भाई ये अफगानिस्तान में ऐसे हुआ वैसे हुआ। हमको स्पेसिफिकली एकदम इंडिया के रीजन में फोकस करना है। तो हम लोग बस ये मान के चलेंगे कि मिड 1700 में अफगानिस्तान में कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, कुछ इकोनॉमिक ट्रबल हुआ। अब जब भी ये सारा कुछ होता है तो सबसे पहले क्या होता है? माइग्रेशन होता है, राइट। वहाँ से लोग भागने का प्रयास करेंगे। तो वही सेम चीज़ फिर अली मोहम्मद खान, फिर रोहिलखंड किंगडम, एंड जो कहानी हमने पढ़ा वही है, ठीक है। सो आंसर इज बी, 2 ओनली। Question number 5. Which one of the following foreign travelers elaborately discussed diamonds and diamond mines of India? ये कब का क्वेश्चन है? 2018 का। एंड मैंने अब तो बहुत कम चांस है ना पूछने का, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब टफ क्वेश्चन था ना। किसको पता है? जिनका ऑप्शनल होगा, अगर वो लोग कहीं पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे भाई, ठीक है। तो आंसर इज जीन बैप्टाइज्ड Tavernier, right? He was a jewel merchant. He made 6 voyages to east between 1632 and 1668.
सो इस टाइम पीरियड में ये ईस्ट के तरफ, जिसमें इंडिया भी आ गया, वहाँ पे ये 6 मतलब वॉयजेस करता है। एंड ये एक जेवल मर्चेंट था एंड इसने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर जीन बैप्टाइज टवेर्नियर, क्वेश्चन नंबर 5 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके लिए टफ है। अब इसमें भी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से एंशिएंट मेडिएवल को पढ़ते हो तो आप सिर्फ यही 2 नाम सुनोगे कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स में, ये दोनों तो मतलब पता भी नहीं कौन है। ठीक है, तो अगर किसी को मान लो कि गेस करना भी है तो ए बी में करेंगे लोग, यही होगा ना। लेकिन दिस वॉज मतलब टफ क्वेश्चन 2018 में। ठीक है, अभी लेकिन हमको इसको एज अ फैक्ट ध्यान रखना है। हो सकता है कि अगले बार कोई एक ऐसा क्वेश्चन बने कि एक तरफ ट्रैवलर्स का नाम, एक तरफ उसका मतलब क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो लिखा रहे, एंड वहाँ पे हमको ये स्टेटमेंट काम आ जाए। ठीक है, नाउ तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये भी पता चल रहा है कि जो ट्रैवलर्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे ना, तो कम से कम एक एक लाइन में मतलब उसका डिस्क्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन देख लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following was a very important seaport in Kakatiya kingdom? So answer is मोतुपल्ली। ठीक है, बी मोतुपल्ली, 2017 का ये क्वेश्चन है। ककातिया किंगडम कौन सा है, तो ये एक साउथ इंडियन डायनेस्टी है फर्स्ट थिंग। उसके बाद इसका कैपिटल ओरुगल्लू है। ठीक है, जो कि वारंगल के नाम से जाना जाता है। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत हो रहा होगा तो प्लीज़ मतलब माफ़ कर देना। एंड दिस इज़ द कैपिटल, जो कि प्रेजेंट डे वारंगल वाला एरिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ककातिया किंगडम मोतुपल्लू हो गया। ठीक है, और क्या, ये मोतुपल्लू के बारे में आप एक पॉइंट ध्यान रखो कि ये जो मोतुपल्लू है ना, दिस वाज इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन किंगडम ऑफ गणपति, इंपॉर्टेंट ककातिया रूलर, फ्रिक्वेंटेड बाय फॉरेन मर्चेंट्स। राइट, यहाँ पे बहुत सारे आपको मर्चेंट्स मतलब विजिट कर रहे थे। कहाँ, मोतुपल्ली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था किसका, गणपति। गणपति कौन, एक ककातिया रूलर था। तो ये भी ध्यान रखना है कि पूछ रहा है ना, पहले भी हम लोग देखे कि यहाँ पूछा है कि ये राजा कौन से, देखो यहाँ पे, तो वैसे ही गणपति अगर आप लोग नाम देखोगे तो दिमाग में आना चाहिए कि ही वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ ककातिया डायनेस्टी। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, तो ये भी एक पॉइंट रिलेटेड टू मोतुपल्ली आपको ध्यान रखना है, क्या कि मार्को पोलो जो कि एक इटालियन ट्रेवलर था, वो भी विजिट किया था इस पोर्ट को कभी 1287 एडी के आसपास, एंड इसने भी एक विविड अकाउंट दिया है ऑन फ्लरिशिंग ट्रेड एक्टिविटीज एट दिस पोर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ ककातिया क्वीन रुद्रमा देवी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ ककातिया क्वीन रुद्रमा देवी। अब ये क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी देखो लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा कि पूछ रहा है ना, जीन बैप्टाइज टवेर्नियर ने डायमंड्स एंड डायमंड माइंस को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। क्वेश्चन पूछा किसने किया है, तो पता है सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि एक बात ध्यान रखना है कि मोतुपल्ली, एम से मोतुपल्लू, एम से मार्को पोलो, राइट। एंड इसने भी बताया था कि इस पोर्ट में जो है वो आपको बहुत मतलब अच्छे लेवल का ट्रेड एक्टिविटी देखने को मिलता था। एंड ये कब, तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ ककातिया क्वीन रुद्रमा देवी। मार्को पोलो कब आया, तो समवेयर 1287 एडी के आसपास। ठीक है, ध्यान रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, द टैक्स रेट ऑफ लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, एंड दूसरा, प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्री टैक्स। अब देखो एक बात, पहले तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर मान लो नहीं भी पता है तो एग्जाम में कैसे सोचना है, देखो, एंड ये हवेबाजी में नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना, मतलब एक बार आप पढ़ लिए हो विजयनगर किंगडम के बारे में कोई भी नोट्स से, वहाँ पे आप कृष्णदेव राय जी के बारे में मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, एंड बहुत कुछ पॉजिटिव लाइट में ही पढ़ोगे कि अच्छा काम। तो आप एक बात बताओ, ये पहला पॉइंट जो है हम लोग डिसिफर कर सकते हैं क्या कि टैक्स रेट ऑफ लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, जिसका जैसा लैंड उसके बेसिस पे वो टैक्स दे रहा होगा, मतलब है ना, ये एक अच्छा ही बात है। दूसरा, जब सब कुछ कृष्णदेव राय के टाइम फ्लरिश कर रहा था विजयनगर एम्पायर में, तो क्या प्राइवेट ओनर ऑफ वर्कशॉप ये लोग इंडस्ट्री टैक्स नहीं पे कर रहे होंगे,
ठीक है। तो अगर मान लो नहीं भी कुछ पढ़ा है, एंड आई हैव ऑलरेडी मतलब शोन यू पहले भी कि कृष्णदेव राय इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, विजयनगर किंगडम के जो रूलर है, राइट। तो अगर ये भी लॉजिक से देखते ना कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव लाइट में है, तो भी हमारा आंसर सही होगा। एंड इस चीज़ को ना, इसी चीज़ को हम लोग बार बार वो टिप्स वाले वीडियो में, ट्रिक्स वाले वीडियो में देखेंगे विथ मतलब एकदम रेफरेंस कि हाँ देखो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा है एंड वही सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एंड इस तरीके से हम लोग मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकता है इस तरीके से हम लोग उसको समझने का, करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आई हैव अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू कि यूपीएससी इज़ नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, आपको एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड चाहिए, ठीक है, मतलब नॉलेज भी चाहिए, एमसीक्यू एप्टीट्यूड भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब अगर हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं तो जैसे इस समय कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में क्या है कि इंटायर लैंड को ना क्लासिफाई किया गया 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो इंटायर लैंड 4 पार्ट्स में, राइट। जैसे एक हो गया, ठीक है, अभी पढ़ रहे तो देख ही लो एक बार, एक हो गया वेटलैंड, दूसरा हो गया ड्राई लैंड, फिर हो गया ऑर्किड्स, उसके बाद हो गया चौथा वुड्स। वुड्स माने जंगल वाला लैंड, राइट। अब टैक्स रेट कैसे, तो किस तरीके का लैंड का क्वालिटी है उसके बेसिस पे, क्वालिटी ऑफ लैंड के बेसिस पे टैक्स रेट को फिक्स किया जाता था, ठीक। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कमर्शियल टैक्स कंसिस्टेड ऑफ, ये देखो स्टेटमेंट 2 के लिए देखो कि ये तो है ही कि प्राइवेट ओनर ऑफ वर्कशॉप जो है वो इंडस्ट्री टैक्स दे रहे थे, साथ ही साथ कमर्शियल टैक्स कंसिस्टेड ऑफ लिवाइज, ड्यूटीज, कस्टम्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड, ये सारा कुछ भी मतलब लिवाई किया जाता था, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, क्लियर है बात। सो आंसर इज सी बोथ 1 and 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये 2015 का क्वेश्चन था, एक तरफ मेडिएवल इंडियन स्टेट दिया हुआ है, एक तरफ प्रेजेंट रीजन दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पहला बोल रहा है चंपका सेंट्रल इंडिया, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज प्रेजेंट डे में या प्रेजेंट रीजन कौन सा है ये, तो चंबा इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है दुर्गरा, दिस इज इन जम्मू, राइट, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा बोल रहा है कुलुता, तो ये तो मतलब नाम से पता चल रहा है, हालांकि एग्जाम में मतलब पता नहीं दिमाग में आ पाए या नहीं आ पाए, तो ये कुलुता जो है ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जो है वहाँ का बात हो रहा है, तो कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज द प्रेजेंट रीजन, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सही कौन है, तो सही सिर्फ 2 ओनली, राइट। साथ ही साथ ये भी ध्यान कर लो कि त्रिगर्ता अगर आपको दिखेगा कि त्रिगर्ता ये भी कोई मेडिएवल इंडियन स्टेट था, तो दिस इज जालंधर। साथ ही साथ कुमौन, गढ़वाल, ये सब भी आपको मेडिएवल इंडियन स्टेट्स थे। देखो क्या हुआ, 9th सेंचुरी में आपको बहुत से हिल स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेवरल हिल स्टेट्स, ठीक है, बात यहाँ तक। लेकिन बहुत सारे हिल स्टेट्स दिखेंगे आपको जो कि आपस में या तो मतलब एक दूसरे से वॉर में आ गए, या फिर ये हिल स्टेट्स का बात हो रहा है ना, तो जो प्लेन एरिया में जो मतलब लोग थे, आदमी लोग रह रहे थे प्लेन एरिया वाले, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, ठीक है, या तो अपने एक दूसरे के साथ मतलब एक हिल स्टेट दूसरे के साथ, या फिर प्लेन एरिया में जो मेन लोग हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए, ठीक है। बट कुछ स्टेट्स जैसे कि चंपका हो गया, एक सेकेंड, जैसे कि चंपका हो गया, दैट इज चंबा इन हिमाचल प्रदेश, दुर्गरा इन जम्मू, कुल्लूता दैट इज कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश, जैसे त्रिगर्ता जालंधर में, जैसे कुमौन गढ़वाल हो गया, ये सारे ना फिर भी मैनेज किए टू रिमेन आउटसाइड द मेन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, ठीक। एंड ये एक छोटा सा स्टोरी था बिहाइंड ये ऑल दिस रीजन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन सदर्न बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू अ रिवर कृष्णा एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज एजेंट ऑफ अ डीटी टू whom all the land of south of river Krishna was supposed to belong. So answer is हरिहरा। ये कौन से न्यू सिटी का बात हो रहा है, तो ये बात हो रहा है रिगार्डिंग विजयनगर, दैट इज सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। फाउंडर कौन है विजयनगर एम्पायर का, तो हरिहर एंड बुक्का। कब फाउंड हुआ, तो समवेयर अराउंड 14th सेंचुरी, राइट। ये लोग कौन, तो फाउंडर, ठीक है। एंड यहाँ जो बोल रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी, ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर
ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी टू अ रिवर कृष्णा। तो ये कौन से ट्रिब्यूटरी का बात हो रहा है भाई? ये कौन से ट्रिब्यूटरी का बात हो रहा है? कृष्णा रिवर के कौन से ट्रिब्यूटरी? तो ये तुंगभद्र के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तुंगभद्र जो है ये ट्रिब्यूटरी है ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, आंसर इज हरिहरा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कौन से चैप्टर से या कौन से डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है? तो विजयनगर। ठीक है, आपको दिख रहा है विजयनगर का क्वेश्चन पूछ रहा है ना बार बार। तो विजयनगर अंपायर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विजयनगर डायनेस्टी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इन मेडिएवल इंडिया द डिजिग्नेशन महत्तरा एंड पतलकिला, महत्तरा एंड पतकिला वर यूज्ड फॉर। सो क्या है ये? वही टर्म्स वाले में आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाएगा। तो महत्तरा या पतकिला, आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, विलेज हेडमैन के लिए यूज होता था। महत्तरा के बारे में अगर बात करते हैं, एक सेकेंड, महत्तरा के बारे में अगर बात करें ना, तो महत्तरा जो है वो हेडमैन था अमंग अग्रद्रीनास। ये कौन है? देखो, डेट इज ओनर ऑफ एन अग्रहर। अग्रहर, अग्रहर मने क्या? तो अग्रहर मने रेंट फ्री विलेज इन पोसेशन ऑफ ब्राह्मणास। तो अगले बार अग्रहरा आएगा तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है, रेंट फ्री विलेज इन पोसेशन ऑफ ब्राह्मणास, उसका जो ओनर था, या फिर अग्रद्रीनास, ठीक है, उसके जो हेड होता था, उसका जो हेड होता था उसी को महत्तरा कहा जाता था। ठीक है, एंड इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है ये विलेज हेडमैन। ठीक है, अगर पतक किला के बारे में बात करते हैं, एक सेकेंड, पतक किला के बारे में अगर बात करते हैं तो ये भी विलेज हेडमैन है, सेम एज मॉडर्न डे पटेल एंड पाटिल, राइट। एंड ये जो पतक किला है, ये पतक किला के बारे में मतलब बोला जाता है कि बिलीव्ड टू बी किंग्स रिप्रेजेंटेटिव इन विलेज। ठीक है, अच्छा, एक बात और क्या ध्यान रखना है आपको कि इसके बारे में, किसके बारे में बात हो रहा है? महत्तरा के बारे में, कि अनलाइक पतक किला, महत्तरा was a non-official and possibly a representative of people। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रहा है? महत्तरा के बारे में। ठीक, एंड ये जो है आपको पतक किला, इसको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था किंग का, कि ये विलेज में किंग का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, ध्यान है। एंड मिला जुला के हमसे तो सिंपल सा, हम आपको पहले भी बोले कि आप एक वर्ड टर्म देख रहे हो, उसका एक सिंपल डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है? तो आंसर वही पूछ रहा है ना, तो आंसर विलेज हेडमैन दिया हुआ है। ये तो हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लिए हैं कि अगर अगले बार मान लो कुछ पूछता है, वाई, बिकॉज महत्तरा पतक किला एक बार आ चुका है एग्जाम में, तो हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले लिया है। क्वेश्चन लेकिन सिंपल ही पूछा था कि महत्तरा पतक किला कौन? तो दे वर द विलेज हेडमैन, राइट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। ये भी ये हमारा लास्ट चैप्टर है, एंड चैप्टर का नाम है रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर न्यूनीज, द वुमेन इन विजयनगर अंपायर वर एक्सपर्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग एंड सूथसेइंग। अब आप खुद से बताओ, मान लो आपको नहीं भी कुछ पता है एंड आपको अगर सेलेक्ट करना होता तो आप कौन कौन सा सेलेक्ट करते? रेसलिंग, वी ऑल नो, कुश्ती, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, है ना, अकाउंटिंग, लेखा जोखा रखना, राइट। सूथसेइंग मतलब क्या? कि जो प्रेडिक्शन एंड वो फ्यूचर वगैरह बता रहे हैं उनको, उनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ना यहाँ कह रहा है कि विजयनगर अंपायर में जो एक्सपर्ट्स होते थे एंड वो भी विमेन, तो विमेन जो थी विजयनगर अंपायर में वो एक्सपर्ट्स होती थी कौन कौन से फील्ड में? ऑब्वियसली हम लोग विजयनगर अंपायर को हमेशा पॉजिटिव लाइट में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये नूनीज जो होगा ये भी कुछ अच्छा बताया होगा। एंड कौन, मतलब ये जो नूनीज का बुक होगा या वर्क होगा, किसने मतलब पूरा किताब पढ़ा होगा? ठीक है, तो हो सकता है ना कि वो मतलब सारा कुछ बताया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, या मान लो इसमें एक ऐसा ऑप्शन दे रहा है जो नूनीज बताया नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन पे फिर मतलब केस हो जाए कि हाँ चलो ये चीज़ वो दूसरे किसी सोर्स में बताया गया है। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं ना, मतलब कोई एक स्पेसिफिक सोर्स को कोट करके एंड ये सब ऑप्शन लेके, ये जनरली ये लोग यूपीएससी या कोई भी एग्जाम में क्या किया जाता है कि जो मान लो ये न्यूनीज ने कहीं लिखा होगा विजयनगर अंपायर में विमेन कौन कौन से फील्ड में एक्सपर्ट थी, तो वो कुछ लिस्ट दिया होगा, उसी लिस्ट से ये कुछ 3 4 5 वो एरिया जो है उसको उठा लिया जाता है ताकि कल चल के कंट्रोवर्सी ना हो। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरीका होता है यूपीएससी के क्वेश्चन को देखने का।
हम लोग पढ़ रहे हैं वो सही है, हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे डिटेल में भी, लेकिन अब न्यूनीज ने कौन कौन से एक्सपर्ट्स, कौन कौन से फील्ड में एक्सपर्ट बताया, हम लोग ये थोड़ी पढ़ सकते हैं कहीं भी, या कोई भी आपको ये बात नहीं पढ़ा सकता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही जो हम आपको बता रहे थे कि यूपीएससी का एक अलग एप्टीट्यूड है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है कि एंड अगर आप ये सब चीज़ जो भी हम बता रहे हैं आपको नहीं समझोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। फिर वो कन्फ्यूज़न बार बार होगा कि रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग होगा लेकिन सूद सेइंग नहीं होगा, अच्छा सूद सेइंग होगा, एस्ट्रोलॉजी होगा, अकाउंटिंग नहीं होगा, ये कन्फ्यूज़न रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नूनीज, द women in विजयनगर empire were experts in तो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूद सेइंग, ये सारा कुछ। सो आंसर होगा डी 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है बात? अब विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या क्या बात दिमाग में रखना है, तो जैसे पहले हम लोग देख ही चुके हैं इसके बारे में कि 1336 में इट वॉज फाउंडेड राइट बाय हरिहरन बुक्का, ठीक है। एंड ये विजयनगर एम्पायर जो था ना, इट अट्रैक्टेड नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जैसे इटालियन ट्रैवलर था निकोलो डी कॉन्टी, पोर्तुगीज ट्रैवलर था डोमिंगो पेस, फर्नाओ नूनीज, दुआर्ते बरबोसा, अफगान का था ये अब्द अल रज़ाक, ये सारे कुछ इसके मतलब विजयनगर एम्पायर में मतलब आए थे, एंड ये सारे ट्रैवलर्स थे, ठीक है। तो ट्रैवलर के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लेंगे कि जब ये विजयनगर एम्पायर को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको ये बताने के लिए कि आप ये चीज़ों को समझो, ठीक है। ये आप कहीं भी मतलब कोई नोट्स को पढ़ के आपको ये सारा कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल द अबव, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 कब पूछा है? 2019 में पूछा है। नाउ संत निम्बरका वॉज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ अकबर। दूसरा स्टेटमेंट है संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई शेख अहमद सरहिंदी। तो पहला तो मतलब ये देख लो कि अकबर का टाइम पीरियड क्या था। अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से 1605, ठीक है। एंड ये जो संत या सेंट निम्बरका हैं, ये एक तेलुगु स्पीकिंग ब्राह्मण थे जो कहीं साउथ इंडिया में फ्लरिश कर रहे थे अराउंड 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं आपको 1201 से लेके 1300 का टाइम पीरियड था। तो दोनों कॉन्टेम्परेरी कैसे हो सकते हैं? संत निम्बारका एंड अकबर, ठीक है। तो संत निम्बारका कौन? तेलुगु स्पीकिंग ब्राह्मण, फ्लरिश कर रहे थे 13th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। ही वॉज अ योगी, ही वॉज अ फिलोसोफर, ही वॉज अ प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर, राइट। तो ये दोनों कॉन्टेम्परेरी तो है नहीं, स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जो शेख अहमद सरहिंदी हैं ये आपको 17th सेंचुरी के अराउंड के हैं, ठीक है, ठीक। एंड संत कबीर के बारे में अगर बात करें तो संत कबीर मतलब 15th सेंचुरी के आसपास के हैं ये, ठीक है। ही इन्फ्लुएंस्ड भक्ति मूवमेंट। उसके बाद का ही फाउंडेड रिलीजियस कम्युनिटी जिसको कबीर पंथ कहा जाता है, कबीर पंथीज या कबीर पंथ। एंड एक वैष्णव सेंट थे, वैष्णव संत थे, वैष्णव सेंट, नाम था स्वामी रामानंद। पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में भी, ठीक है। स्वामी रामानंद के ना ये संत कबीर डिसिपल थे, राइट, ठीक है। एंड यही स्वामी रामानंद जो थे इनका संत कबीर पे इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है। तो ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द आइडियोलॉजी ऑफ संत कबीर, ठीक है। तो ये शेख अहमद सरहिंदी 17th सेंचुरी के हैं, एंड ये जो संत कबीर है ये 15th सेंचुरी के हैं। फिर से अलग अलग टाइम पीरियड, तो कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? अगर मान लो कि ठीक है, एंड ये तो बाद के ही हो गए ना, तो बाद के हो गए तो कैसे संत कबीर इन्फ्लुएंस होंगे, राइट। और जैसे पूछ चुका है ना कि किससे इन्फ्लुएंस थे, तो ये थे किससे? तो संत स्वामी रामानंद जिस इन्फ्लुएंस थे ये। एंड संत स्वामी रामानंद जो थे वो वैष्णव संत थे, एंड कबीर जी इन्हीं के डिसिपल थे, ठीक है, इन्हीं के स्टूडेंट थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। दैट इज हमसे पूछ रहा है कौन कौन सा सही है ना, तो कोई सही नहीं है, नेदर 1 नॉर 2, ठीक है। क्वेश्चन 3, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जो भी हम लोग 2011 से 2024 के क्वेश्चंस देख रहे थे मेडिवल इंडिया के, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, राइट। सो with reference to cultural history of medieval India, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सिद्धार्स या सितार्स ऑफ तमिल रीजन वेयर मोनोथेइस्टिक एंड कंडेम्ड आइडल्ट्री, ठीक है।
तो सिद्धार्थ या सितार्स ऑफ तमिल रीजन, ये लोग मोनोथेइस्टिक थे लोग, ठीक है, मोनोथेइज्म में बिलीव करते थे एंड आइडल्ट्री को कंडेम्ड करते थे, ठीक है, मतलब आइडल्ट्री को मतलब नहीं मानते थे, राइट, माने मूर्ति पूजा को कंडेम करते थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि लिंगायत्स ऑफ कन्नड़ा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये तो आप कोई भी करंट अफेयर्स या आर्ट एंड कल्चर वाला भी कोई मॉड्यूल उठा के पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट आपको मिल जाता है लिंगायत के बारे में, क्योंकि मतलब एक दूसरे मतलब कोई ना कोई रीज़न से लिंगायत वाला जो लिंगायत एज अ टॉपिक वो न्यूज़ में रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सबको पता है कि दे वे अगेंस्ट कास्ट हायरार्की, सो दे रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की। एंड आप कोई भी नोट्स पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये भी पता चल जाएगा कि दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, एंड उसके पीछे भी मतलब है जिसके कारण आपको दिमाग में रहेगा कि वाई दे रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। पहला स्टेटमेंट थोड़ा टफ था, ठीक है, लेकिन अभी आपको फॉर नेक्स्ट एग्जाम आपको ध्यान रखना है कि सिद्धार्थ ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथेइस्टिक, मतलब दे बिलीव्ड in only one god, right, believed in only one god and they condemned the idolatry, मतलब मूर्ति पूजा में दे मतलब विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। एंड अगर सिद्धार्थ के बारे में बात करें या सितार्स के बारे में तो दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड मोनोथेइस्टिक तो हम लोग देख ही लिए, ओनली वन गॉड, एक सेकेंड इसको दूसरे जगह लिख देते हैं, ठीक है, मोनोथेइस्टिक तो देख चुके हम लोग, ओनली वन गॉड। अच्छा, लिंगायत्स के बारे में क्या है, तो लिंगायत के बारे में आपको दिमाग में रखना है कि लिंगायत्स कौन है, तो लिंगायत्स जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, किन के फॉलोअर हैं, तो फॉलोअर्स ऑफ 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर फिलोसोफर पोएट, नाम क्या था, बसवेश्वरा, राइट, ठीक है। एंड ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ही वॉज अगेंस्ट वैदिक रिचुअल्स, ठीक है, ये भी। अच्छा, लिंगायत के बारे में और आपको क्या दिमाग में रखना है कि ये लोग भी जो लोग हैं ये लोग भी स्ट्रिक्ट मोनोथेइस्टिक होते हैं लोग, राइट, मतलब ये लोग भी स्ट्रिक्टली एक भगवान में विश्वास करते हैं, ओनली वन गॉड नेमली लिंग, एंड वो क्या, तो शिव जी के का मैनिफेस्टेशन, राइट, तो शिव जी में ये लोग विश्वास करते हैं। एंड दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, क्यों क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रीबर्थ, वाई, बिकॉज इनका मानना है कि जब डेथ होता है ना तो डिवोटी जो है वो शिव से यूनाइट हो जाता है एंड उसके बाद वो कभी भी रिटर्न के नहीं आता इस वर्ल्ड में, राइट, सो दे बिलीव दैट ऑन डेथ डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1, 2 दोनों करेक्ट है, सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, राइट, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। Now that's all for this video, and yeah, if you want to get this PDF, so please join the Telegram channel. This is the link for Telegram group. You can also follow me on the Instagram. Now एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है प्लीज़ वहाँ पे आप अपना एक कमेंट बताएं, मुझे कमेंट के थ्रू आप बताएं कि क्या ये जो सीरीज़ है क्या आपको मदद कर रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा कि क्या आपको मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं एंड उस क्वेश्चंस को कभी कभी रियल एग्जाम सिनेरियो में भी हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हर कुछ जो है आप खुद यहाँ पे जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स से नहीं आएंगे, उसके बाद भी हमें मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, राइट। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा मतलब आफ्टर गोइंग थ्रू द कंप्लीट वीडियो आपको कैसा महसूस हो रहा है, राइट। So yeah, that's it for this video. Thank you very much. Jai Hind.